क्योंकि उसने आखिरकार इस भूमि पर फिर से कदम रखा। 4 साल बाद आखिरकार मैं वापस आ गया, अभिमन्यु ने खुशी से कहा। वो हवा में जानी पहचानी खुशबू को सूंघ सकता था। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हवा के झोंकों से उसके बाल लहराने लगे। अच्छा लग रहा है अभिमन्यु, हमने सिर्फ तुम्हारे लिए रास्ता बदल दिया है। ये कहते हुए राज्यवर्धन ने अभिमन्यु के कंधों को थपथपाया। वे जहाज से उतर गए और पुल पर मौजूद लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया। लग्जरी सूट पहने कई रईस उनके पास आ गए। उन्होंने कहा, तक्षशिला में आपका स्वागत है मास्टर राजवर्धन। हम 10 सालों से नहीं मिले हैं। आप सच में वैसे ही जवान हैं जैसे पहले हुआ करते थे। सामने वाला गोल मटोल अधेड़ उम्र का आदमी यह कहकर मुस्कुराया, अरे वैभव, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर तो झुर्रियां आ गई हैं, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा यहां इंतजार कर रहे होगे। राजवर्धन ने मजाकिया टोन में कहा, ये मास्टर अभिमन्यु है, मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मुझे अभी जाना होगा। मुझे आशा है कि तुम दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आएगा। राजवर्धन ने कहा। अभिमन्यु का परिचय जानकर वैभव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। राजवर्धन की बात सुनने के तुरंत बाद वो समझ गया कि अभिमन्यु कौन था। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अभिमन्यु की ओर देखा। नमस्ते मास्टर अभिमन्यु, यहां बहुत भीड़ है, आइए पहले यहां से निकलते हैं। मैंने आपके लिए एक डिनर पार्टी रखी है आज अपने महल में, और मेरे कुछ रईस दोस्त भी होंगे, उन सब से आपकी मुलाकात भी करवा दूंगा, वैभव ने कहा। अभिमन्यु ने हां में अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया और कहा, धन्यवाद, यहां सच में काफी शोर है। हाँ, कृपया इस तरफ चलिए अभिमन्यु। यह कहकर वैभव ने सड़क पर चलना शुरू कर दिया। अभिमन्यु भी उसके साथ साथ चलने लगा। यहां के अधिकांश लोगों को यह समझ में नहीं आया कि अभिमन्यु ने काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं, लेकिन वे जानते थे कि वैभव अभिमन्यु के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था, इसलिए इन लोगों को लग रहा था कि वो कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तभी वैभव उससे बात कर रहा है। राजवर्धन से बात करने के बाद ब्रिज पर जादूगर स्टूडेंट्स जल्दी से जहाज पर चढ़ गए। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कि उन्हें अपने भविष्य से बहुत सारी उम्मीदें हों। अभिमन्यु ने उन्हें देखा और उस दिन को याद किया जब वो जहाज पर चढ़ रहा था। उसे भी उन युवाओं की तरह जादुई दुनिया से वैसी ही उम्मीदें थी। आज भी कितने सपने थे उसकी आंखों में। मास्टर अभिमन्यु, मुझे लगता है कि आप इस प्रदेश में कुछ समय के लिए तो जरूर रुकेंगे, वैभव ने पूछा। हाँ, मैं 4 साल बाद समुद्र की दूसरी तरफ आया हूं, अभी कुछ दिन तो यहां जरूर रुकूंगा। यह बोलते हुए अभिमन्यु ने सिर हिलाया और जाने वाले जहाज पर एक नजर डाली। दरअसल मैं शरण साम्राज्य से हूं, मेरा नाम है राजकुमार वैभव। मुझे आश्चर्य है कि आप स्कूल में भाषा प्रोफेसर चक्रपाणी को जानते हैं। आप उन्हें कैसे जानते हैं? वैभव ने हैरान होते हुए अभिमन्यु से पूछा। वैभव 1 सेकंड के लिए रुक गया। आपका मतलब है राजधारी चक्रपाणी? एक रईस ने वैभव को अभिमन्यु के सवाल का जवाब देने में मदद की। राज्याधिकारी? अभिमन्यु थोड़ा हैरान था। अभिमन्यु ने कहा, देखिए, मैं नहीं जानता था कि प्रोफेसर चक्रपाणी ने मुझे स्कूल में भाषा कोर्स क्यों पढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं बताया कि वो राज्याधिकारी हैं। क्या कहा? वो तुम्हारा प्रोफेसर है? यह कहते हुए आसपास के रईस हैरान थे। वे इस बात पर बात करने लगे कि उन्हें अपने मन में चक्रपाणी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वैसे ये तक्षशिला महाविद्यालय के अध्यक्ष हैं। वैभव ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसने अभिमन्यु के प्रश्न का उत्तर दिया था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक हूं। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बेशक, मुझे भी खुशी होगी। अध्यक्ष ने सिर हिलाया और सम्मान पूर्वक जवाब दिया।
अभिमन्यु ने राजकुमार वैभव के पास एक बड़े महल में रात का भोजन किया और राजकुमार ने शहर में उसकी रक्षा के लिए गार्ड्स की एक टीम को नियुक्त किया। वैभव ने कबीर नाम के एक योद्धा से अभिमन्यु की मुलाकात करवाई और कहा कि जब तक अभिमन्यु यहां पर है तुम उसकी सहायता करोगे। रात के खाने के बाद अभिमन्यु गार्ड्स और कबीर के साथ चला गया। उसने एक गाड़ी मांगी और रास्ते में कबीर के साथ अपने घर के स्थान की दोबारा जांच की। भवानी निवास अभी भी सरहद पर था, जहां पहुंचने में थोड़ा और समय लगना बाकी था। अभिमन्यु एक सुंदर सजावट वाली चांदी की गाड़ी के अंदर बैठा था और वो खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क की दाहिनी ओर उसने एक खेत के बीच में एक सफेद 3 मंजिला इमारत देखी। उसके चारों ओर काली लकड़ी का घेरा बना हुआ था। उसके अंदर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे, जिससे यह पता चलता था कि यह किसी का निजी घर है। मास्टर, भवानी निवास आ गया, कोचमैन ने ऊंचे स्वर में सूचना दी। ऐसा करो, तुम प्रवेश द्वार पर रुको, अभिमन्यु ने कहा। चांदी की कवच सूट में पहरेदार जो बगल में गाड़ी का पीछा कर रहे थे, उन्होंने जांच की। रास्ते पर कोई खतरा तो नजर नहीं आया। योद्धा कबीर एक मजबूत घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। गार्ड्स और गाड़ी के शोर ने लोगों का ध्यान खींचा। अभिमन्यु ने खिड़की से बाहर देखा। कई लोग प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे थे। उस गेट के सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसका शरीर मजबूत, लंबा, चौड़ा था और उसके भूरे बाल उसके कंधे पर लटके हुए थे। उसके बगल में सफेद पोशाक में एक महिला भी खड़ी थी। पिताजी! अभिमन्यु ने तुरंत भवानी को पहचान लिया। भवानी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने गाड़ियों की ओर देखा और अपने बगल के लोगों से बात करते हुए सामने देखने लगा। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो परेशान हो गया था इन गाड़ियों और गार्ड्स को देखकर। अब अभिमन्यु ने देखना बंद कर दिया और दरवाजा खोला। मैं वापस आ गया हूं पिताजी, यह कहकर अभिमन्यु ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो आंसुओं से भरी हुई थी। उसके कानों में घोड़ों के पैरों के घिसटने की आवाज आई। शायद वो घोड़े रुक गए थे। जैसे ही भवानी परिवार के साथ जल्दी से प्रवेश द्वार पर पहुंचा, गार्ड्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाड़ी को घेर लिया। काले कपड़ों में अभिमन्यु ने दरवाजा खोला और गाड़ी से कूद गया। उसने अपनी काली पोशाक को ठीक किया और उन लोगों की ओर देखा जो उसके पास चलकर आ रहे थे। अभिमन्यु, मेरे बेटे! अभिमन्यु का चेहरा देखकर भवानी खुशी से चिल्लाया। उसके चेहरे पर उत्साह के भाव थे। वो अभिमन्यु के पास गया और उसे कस के गले लगा लिया। आखिर इतने सालों बाद वो अपने प्यारे बेटे से फिर से मिल रहा था। तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ रहे हो मेरे बच्चे? भवानी ने अभिमन्यु की पीठ थपथपाई। वो संदेश आप तक पहुंचने में वर्षों लग जाते पिताजी। अभिमन्यु ने भवानी को गले लगाए रखा, लेकिन पता नहीं क्यों उसने भवानी के साथ इतने सालों बाद मिलने पर जिस गर्मजोशी की कल्पना की थी, वो उसे महसूस नहीं हुई। उसी वक्त भवानी पीछे घूमा और बगल की सेविका से कुछ फुसफुसाकर कहा। सेविका ने सिर हिलाया और वापस घर के अंदर चली गई। आओ बेटे आओ, तुम अपने घर में थोड़ा आराम कर लो। मैंने उसे तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करने को कहा है। यह बोलकर भवानी ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गया। उस बाग के सभी मजदूर, सभी पहरेदार अभिमन्यु को उत्सुकता से घूर रहे थे। चांदी की गाड़ी पर यह सजावट, यह तो बहुत कीमती लग रही है, किसी ने बुदबुदाया। वैभव ने कबीर को गार्ड्स के साथ अभिमन्यु को उसके घर ले जाने के लिए कहा था। मिशन पूरा होने के बाद कबीर ने गार्ड्स को जाने का आदेश दिया था, लेकिन कबीर अभी भी अभिमन्यु के साथ था, क्योंकि वैभव ने उसे अभिमन्यु की रक्षा के लिए रखा था। अभिमन्यु ने भवानी के साथ घर में प्रवेश किया। कई सेविकाओं और कार्यकर्ताओं के साथ हॉल के बीच में 2 खूबसूरत युवतियां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं। दरवाजा खुलने के बाद उन्होंने सम्मान दिखाने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हेमलता और पुष्पा,
ये दोनों मेरी पत्नियां हैं बेटे। तुम नहीं जानते, बहुत कुछ हुआ है तुम्हारे पीछे। भवानी ने उन दोनों महिलाओं की ओर इशारा किया और मुस्कुरा दिया। जब अभिमन्यु से उनका परिचय कराया जा रहा था, तब हेमलता और पुष्पा ने अभिमन्यु को विनम्रता से प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अभिमन्यु ने हॉल के चारों ओर देखा और हेमलता और पुष्पा के पीछे दो बच्चों को देखा। उनके हाथों में खिलौने थे जिससे वो खेल रहे थे। बच्ची करीब 3 साल की थी। भूरे रंग की टाइट सूट में वो लड़का अभिमन्यु को घबराहट से देख रहा था। भवानी ने अभिमन्यु को देखा, जो फिलहाल उन बच्चों को देख रहा था। ये तुम्हारे भाई बहन हैं अभिमन्यु। लड़के का नाम है कर्ण और लड़की का नाम है भव्या। ये कहकर भवानी उनके पास गया और उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। ये दोनों बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जब तुम छोटे थे तब तुम भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे बेटे। ये कहते हुए भवानी धीरे से मुस्कुरा रहा था। कर्ण और भव्या अपने दादाजी की गोद में खेल रहे थे। कर्ण भवानी के बालों से खेलने लगा और भव्या ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। अपने बच्चों को भवानी के साथ खेलते देख पुष्पा और हेमलता दोनों मुस्कुराईं। अभिमन्यु के पिता शायद अब बदल गए थे। भवानी एकमात्र व्यक्ति था जिस पर अभिमन्यु भरोसा कर सकता था। फिर भी उसके पिता ने उसकी परवाह किए बगैर एक नया परिवार बसाया जब अभिमन्यु उनसे दूर था। भवानी सिंह की अब 2 पत्नियां और 2 बच्चे थे। हॉल में कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें अभिमन्यु जानता तक नहीं था। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा। हेमलता, पुष्पा, सभी सेविकाएं और नौकर उससे नजरें मिलाने से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन सब ने अपना सिर नीचे किया और बस फर्श पर देखते रहे। अभिमन्यु समझ सकता था कि भवानी अपना नया परिवार दोबारा बनाना चाहता था, अपना सम्मान फिर से हासिल करना चाहता था। शायद प्रोफेसर चक्रपाणी ने उनकी बहुत मदद की होगी मेरे जाने के बाद, तभी वो आसानी से दोबारा अमीर बन पाए होंगे। हालांकि अभिमन्यु ने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसे वो जानता था, इसलिए वो थोड़ा बेचैन हो रहा था। पिताजी, मान्या और शिल्पी कहां है? अभिमन्यु ने अचानक से पूछा। बेटा, शिल्पी शहर में एक पार्टी में भाग लेने गई है। मान्या खैर, वो अचानक बहुत बीमार हो गई और मर गई। उसके शरीर को लाल पर्वत कब्रिस्तान में दफनाया गया है। अचानक भवानी ने मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीर स्वर में जवाब दिया। क्या वो मर गई? यह कहते हुए अभिमन्यु बहुत हैरान था। उसने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु को यकीन नहीं हो रहा था कि मान्या अब इस दुनिया में नहीं है। पिताजी, क्या मेरा कमरा तैयार है? मुझे थोड़ा आराम करना है। उदास होते हुए अभिमन्यु ने बोला। हाँ बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारा कमरा तैयार हो गया होगा। भवानी ने सिर हिलाया। उसने ये नहीं बताया कि किस बीमारी ने मान्या की जान ले ली। अभिमन्यु चुपचाप चलते हुए कुछ सोच रहा था। बेटा, शिल्पी जल्दी वापस आ जाएगी। मैं उसे बता दूंगा कि तुम वापस आ गए हो। भवानी ने बोला। धन्यवाद पिताजी। यह कहते हुए अभिमन्यु ने सिर हिलाया। बेडरूम की ज्यादातर सजावटी चीजें पीले रंग की थीं। अभिमन्यु खिड़की के पास खड़ा होकर हरे भरे मैदान की ओर देखते हुए सोच रहा था कि यहां सब कुछ कितना अजीब है। मान्या कैसे मर गई? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर आ जाओ। अभिमन्यु दरवाजे की ओर मुड़ा और कहा। किसी ने दरवाजे के पीछे से धक्का देकर उसे खोल दिया। एक खूबसूरत महिला ने कमरे में प्रवेश किया। उसने भूरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके हाथ में लकड़ी का वायलिन था। अभिमन्यु, मैं हूं शिल्पी, महिला हल्के स्वर में बोली। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद कर पाती, करण और भव्या दौड़ते हुए आए और उसके पैरों को पकड़ लिया। शिल्पी दीदी, तुमने वादा किया था ना कि तुम हमारे लिए वायलिन बजाओगी। भाव्या ने बड़ी प्यारी सी आवाज में कहा। हाँ, आपने सुबह जाने से पहले हमसे वादा किया था। करण शिल्पी का हाथ पकड़ते हुए बोला।
अच्छा सुनो, अभी तुम दोनों जाओ यहां से। ये बोलते हुए शिल्पी थोड़ी परेशान लग रही थी। उसे अपने छोटे भाई और बहन के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन उसने सोचा कि अभिमन्यु के सामने ऐसा करना सही नहीं होगा। वो अभिमन्यु को निराश नहीं करना चाहती थी। प्रोफेसर चक्रपाणी ही एकमात्र कारण थे कि परिवार शहर में अच्छी तरह से सेटल हो पाया था। अभिमन्यु को दुखी करने से उनके भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा। मेरी बात सुनो, तुम दोनों पहले इंस्ट्रूमेंट रूम में जाओ, मैं बाद में वहां आऊंगी, ठीक है? शिल्पी ने झुककर उन्हें समझाया। अभिमन्यु ने शिल्पी को करण और भव्या को दिलासा देते हुए देखा। उसने महसूस किया कि शिल्पी वो भोली लड़की नहीं रही जिसे वो जानता था। शिल्पी 2 बच्चों की बड़ी बहन बन चुकी थी। अरे शिल्पी, बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें वायलिन बजाते हुए कभी नहीं सुना। हम सब मिलकर इंस्ट्रूमेंट रूम में चलते हैं और कुछ अच्छा संगीत सुनते हैं, ठीक है? अभिमन्यु ने शिल्पी की ओर देखते हुए कहा। लेकिन कुछ सेकंड बाद वे सभी बेडरूम से निकल गए और दूसरी मंजिल पर दालान के अंत में एक कमरे में चले गए। शिल्पी ने दरवाजा खोला। कमरा एक मीटिंग हॉल के आकार का था, लेकिन वो आधा खाली था। दीवार पर कई वायलेंस लटके हुए थे। उनमें से कुछ पीली लकड़ी के बनाए गए थे और बाकी लाल लकड़ी से बनाए गए थे। क्या अभिमन्यु नए रिश्तों को स्वीकार कर पाएगा? क्या भवानी अभिमन्यु के लिए कुछ कर पाएगा? दोनों बच्चे सोच नहीं पा रहे थे कि उन्हें अभिमन्यु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वे जानते थे कि वो उनका बड़ा भाई है और उसका उन्हें सम्मान तो करना ही चाहिए। अभिमन्यु उनके लिए एक अजनबी था। वो समझ सकता था कि वो उसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। शिल्पी यानी कि तान्या अपने लाल लकड़ी के वायलिन के साथ एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने वायलिन को अपनी ठुड्डी के नीचे रख लिया। करण एक कुर्सी पर बैठ गया और भव्या शिल्पी के पास खड़ी हो गई। वायलिन की आवाज सुनकर अभिमन्यु को जैसे झटका लग गया हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि वायलिन इतना मधुर बज रहा होगा। वो दरवाजे के पास खड़ा हो गया और शिल्पी को वायलिन बजाते हुए देखने लगा। अभिमन्यु के कानों तक मधुर धुन पहुंच रही थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन अभिमन्यु को पता था कि शिल्पी यानी कि तान्या उसे वायलिन का अभ्यास करते हुए बहुत ज्यादा समय नहीं बीता था। शायद उसने हाल फिलहाल में ही वायलिन बजाना शुरू किया होगा। अभिमन्यु चुपचाप कमरे से निकल गया, जबकि तान्या और बच्चे अभी भी वायलिन का आनंद लेते रहे। वो दालान में चला गया और उसने देखा कि हेमलता दूसरी दिशा से आ रही है। हेलो, प्लीज सुनिए जरा। अभिमन्यु ने हेमलता को रोकते हुए कहा। मास्टर अभिमन्यु, आपने मुझे बुलाया क्या? हेमलता के कानों में अभिमन्यु की आवाज पड़ी और वो तुरंत रुक गई। आई एम सॉरी, मैं सेविका को कुछ काम बता रही थी, इसलिए आपकी बात नहीं सुन पाई। उसने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया था और माफी मांग रही थी। अभिमन्यु उसकी आंखों में डर देख सकता था। उसे पता था कि अभिमन्यु बहुत दिनों तक यहां नहीं रहेगा, पर था तो वो भवानी का बड़ा बेटा ही। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं यहां नहीं रहता हूं, पर आप मुझसे डर क्यों रही हैं? अभिमन्यु ने शांति से कहा। हेमलता का चेहरा कांप रहा था। उसने कुछ सोचते हुए अपना सिर नीचे किया और अभिमन्यु के हाव भाव को ध्यान से देखने लगी। पता नहीं क्यों से अभिमन्यु की आंखों से बहुत डर लग रहा था। वो सोच ही रही थी कि मां। हेमलता के पीछे से एक हल्की आवाज आई। ये भव्या थी जो हेमलता की बाहों में कूद गई। शिल्पी भी करण के साथ कमरे से बाहर चली आई थी। हेमलता ने झट से अपनी बेटी का मुंह ढक दिया। वो अभिमन्यु को और नाराज नहीं करना चाहती थी। हेमलता ने महसूस किया कि वो अभिमन्यु का रास्ता रोके खड़ी है, इसलिए उसने भव्या का हाथ पकड़ लिया और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। अभिमन्यु जानता था कि वे उसके साथ इतनी सावधानी से क्यों पेश आ रही हैं, क्योंकि वो अभिमन्यु से डरी हुई हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि लाल पर्वत कब्रिस्तान कहां है, या आप किसी को मुझे वहां ले जाने के लिए कह सकती हैं?
अभिमन्यु ने पूछा। जरूर, हाँ बिल्कुल, मैं कर दूंगी आपका ये काम। हेमलता ने कई बार सिर हिलाया। अपने बेडरूम में वापस जाने से पहले अभिमन्यु हेमलता को देखकर मुस्कुराया। अभिमन्यु वापस जाने से पहले 2 दिनों तक भवानी निवास में रहा। इन 4 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। चौहान परिवार में बहुत से नए लोग शामिल हो गए थे। अभिमन्यु और उसके पिता के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा कि अगर वो इस घर में बहुत दिनों तक रहा तो स्थिति और खराब हो जाएगी। भवानी अपना राज्य वापस लेने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु को इस नए परिवार से या राज्य वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। घर के सभी लोग उससे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि वे किसी बहुत बड़ी शख्सियत से बात कर रहे हो। ये लोग बहुत सोच समझकर अभिमन्यु से बात करते और ये कोशिश करते कि वो उनकी बातों से नाराज ना हो जाए। अभिमन्यु के साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार किया जाता था, जो अभिमन्यु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अभिमन्यु जानता था कि उसकी उपस्थिति केवल परिवार के लिए परेशानी ही लेकर आएगी। वैसे भी वो पुराने दिन पहले ही जी चुका था। वो चाहता था कि परिवार एक सुखी और आराम से जीवन व्यतीत करे। इसलिए उसने घर को तुरंत छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले भवानी ने अभिमन्यु से माफी मांगी। भवानी जानता था कि अभिमन्यु यहां नहीं रह सकता और भविष्य में परिवार को संभाल नहीं सकता, इसलिए उसे परिवार के वारिस के लिए किसी और को ढूंढना पड़ा। वर्षों के दौरान भवानी ने चक्रपाणी से कई बार बातें की, हालांकि चक्रपाणी ने उसे कोई खुलासा नहीं किया। इस बात को समझते हुए कि अभिमन्यु क्या करने की कोशिश कर रहा था, भवानी ने सोचा कि फिर से परिवार बनाया जाए। इसलिए भवानी ने फिर से शादी की और करण को अपना वारिस बनाने का फैसला किया। अभिमन्यु मेरे बेटे, ये तुम्हारी मां और बड़े भाई की जानकारी है। मुझे उनके बारे में बस इतना ही पता है मेरे बच्चे। जाने से पहले भवानी ने अभिमन्यु को एक स्क्रॉल सौंप दिया। अभिमन्यु ने अपने पिता को पीले लिक्विड से भरी एक छोटी सी ट्यूब दी। ये एक दवाई थी जिसे उसने बनाया था, जो शारीरिक चोटों के इलाज में मदद कर सकता था। भवानी की पुरानी चोटों को ठीक करने के लिए लिक्विड की मात्रा काफी थी। हालांकि भवानी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन अगर वो शारीरिक रूप से ठीक हो जाता है तो उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी और वो कम से कम एक शूरवीर के लेवल का योद्धा तो बन ही सकता है। अभिमन्यु, कबीर और कुछ गार्ड्स हेमलता द्वारा भेजे गए नौकर के साथ लाल पर्वत कब्रिस्तान में पहुंचे। दोपहर का समय था। डूबते सूरज की नारंगी धूप जमीन पर फैली हुई थी। अभिमन्यु और अन्य लोग पेड़ों के पास एक सफेद मकबरे के सामने खड़े थे। कबीर, गार्ड से कहो कि वे बाकी सभी को भगा दें। मुझे कुछ जांच पड़ताल करने की जरूरत है। अभिमन्यु के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वैभव ने कबीर को आदेश दिया कि अभिमन्यु ने जो कुछ भी कहा है उसका पालन तुरंत किया जाए। इसलिए उसने तुरंत गार्ड्स को वहां मौजूद नागरिकों को दूर भगाने के लिए कहा। अभिमन्यु ने आगे कदम बढ़ाया और समाधि की सतह को रगड़ा। उस पर केवल एक चीज लिखी हुई थी, मान्या 13 जनवरी 1542। ठीक है, कब्र को खोदो, उसने आदेश दिया। कई पहरेदारों ने पहले से ही अपने लोहे के फावड़े तैयार कर रखे थे। उन्होंने हां में सिर हिलाया और खुदाई शुरू कर दी। कब्र से एक लाल ताबूत निकला और उन्होंने उसे खोला। अंदर मान्या की लाश पड़ी थी। सुंदर लड़की सूखे फूलों से ढकी हुई थी। उसने एक साफ काले रंग का वन पीस पहना हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और त्वचा पीली पड़ी हुई थी। उसके गले और चेहरे पर कुछ सड़ा हुआ सा निशान था। अभिमन्यु उसके चेहरे को देखते हुए सोच रहा था कि क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने बहुत प्यार किया था? ये मुझसे मिलने के लिए कितना बेचैन रहती थी और आज देखो कितनी आराम से सो रही है। अरे, यहां ताबूत के अंदर कुछ दवाई डाली गई है।
शायद इसे शरीर को खराब होने से रोकने के लिए डाला गया होगा। अभिमन्यु का ध्यान उसके चेहरे से हटकर उसके शरीर पर गया। वो एकदम से बोल पड़ा, हाँ मास्टर, ताबूत रेड डायमंड ट्री से मिलने वाली सबसे अच्छी लकड़ी से बनाया गया था। एक बड़े ताबूत की कीमत 100 से अधिक सोने के सिक्कों की होगी। एक गार्ड ने समझाया। यहां के सोने के सिक्के विदेशों से अलग थे। यहां के सोने के सिक्कों की शुद्धता अधिक थी और आकार में वो बड़े थे। इस भूमि में 100 सोने के सिक्के कालचक्र साम्राज्य में लगभग 1000 सोने के सिक्कों के बराबर थे। पहरेदारों ने घास पर एक बड़ा सफेद कंबल डाल दिया और शव को ताबूत से निकाल लिया गया। जब मान्या के शरीर को कंबल पर रखा जा रहा था, तब अभिमन्यु हवा में प्यूट्रिसिन को सूंघ सकता था। पहरेदारों ने अपना काम खत्म करने के बाद अपने हाथों से अपनी नाक को ढक लिया। जाओ, प्रवेश द्वार की रक्षा करो। याद रहे कि कोई भी मेरे आदेश के बिना अंदर ना आ पाए। साथी कबीर को यह बता दो कि मैं फिलहाल जांच कर रहा हूं। अभिमन्यु ने आदेश दिया। जी मास्टर। अभिमन्यु के शब्दों के समाप्त होने के तुरंत बाद गार्ड वहां से चला गया। वे जानते थे कि सड़क पर शरीर के पास बहुत देर तक रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर में घातक वायरस हो सकते हैं। अभिमन्यु ने गार्ड के जाने का इंतजार किया और चारों ओर देखा कि कोई आसपास ना हो। वो आगे बढ़ा और मान्या के शरीर के पास झुक गया। उसने जल्दी से शरीर से एक टुकड़ा निकाला और घावों की जांच करने लगा। अभिमन्यु ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और शरीर की ओर इशारा किया। अचानक कौन सी बीमारी हो गई? मुझे उम्मीद है कि यही सच हो, कुछ और बात ना हो। यह कहते हुए अभिमन्यु ने अपने होठों को अपनी जीभ से थोड़ा सा सहलाया। उसका दाहिना हाथ लाल चमक से ढका हुआ था। प्रकाश के लाल धब्बे नीचे के शरीर पर गिरे हुए थे। प्रकाश के वे धब्बे उसकी त्वचा के चारों ओर घूमने लगे और वो बार बार टिमटिमा रहे थे। उसी समय उसकी दाहिनी छाती पर एक काला निशान दिखाई दिया, जो लाल रोशनी में और भी चमक रहा था। अभिमन्यु ने अपने दाहिने हाथ से उस काले निशान को कई बार रगड़ा। उसने जीरो की स्कैनिंग फंक्शन का उपयोग करके मान्या के पेट की भी जांच की। अचानक अभिमन्यु ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि वो गुस्से में था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अभिमन्यु अपना दाहिना हाथ शरीर से दूर ले गया और ध्यान से काले वन पीस को वापस उसके ऊपर रख दिया। अभिमन्यु खड़ा हुआ और अपने हाथों को कपड़े के टुकड़े से पोंछा। कोई है यहां पर? कोई है? वो गेट की ओर देखते हुए चिल्लाया। कई पहरेदार तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आए। मास्टर, क्या आदेश है? शरीर को वापस ताबूत में रख दो और उसे दफना दो, अभिमन्यु ने कहा। पहरेदारों ने शव को ताबूत में दोबारा रख दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। सब कुछ हो जाने के बाद अभिमन्यु कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। मान्या अचानक से किसी बीमारी से नहीं मरी थी। अभिमन्यु गाड़ी में बैठा और बड़बड़ाने लगा। मान्या को मारने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके शरीर पर काला निशान इसका सबूत है। इसके अलावा ये ग्रीन डॉट फ्लावर का जहर था। जहर ने उसकी मांसपेशियों को सिकोड़ दिया, जिससे वो दिल का दौरा पड़ने जैसा लग रहा था। जिसने भी इसकी हत्या की है, उसने जांच करने वालों को अच्छे खासे पैसे दिए होंगे। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर ली। काली शक्ति के पार्टिकल्स धीरे धीरे उसके हाथों पर चढ़ने लगे। मुझे हाल ही में सीखे गए इस ट्रेनिंग मंत्र को आजमाने दो। यह कहते हुए उसने हवा में एनर्जी पार्टिकल्स के साथ एक काला ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल के हवा में जमने के बाद अभिमन्यु ने एक छोटी काली बोतल निकाली और उसने किनारे पर कुछ ग्रे पाउडर छिड़क दिया। कुछ ही सेकंड बाद काला ट्रायंगल का किनारा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल में बदल गया। उस ट्रायंगल के बीच में एक अंधेरी सी जगह थी और छेद से एक लाल मुंह बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वो मुंह खुला हुआ था। अभिमन्यु कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुन सकता था। शायद वो मुंह अनमक भाषा में कुछ बोल रहा था। ये एक ऐसी भाषा थी जिसे केवल वो ही समझ सकता था।
बोलो तुम क्या जानते हो? अभिमन्यु ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मान्या मेरी दोस्त थी, क्या किसी ने उसे मार डाला था? अभिमन्यु ने उसी भाषा में जवाब दिया जिसका वो मुंह इस्तेमाल कर रहा था। शहर के उत्तर पश्चिम में सबसे बड़े घर का मालिक ही कातिल है। उस मुंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अच्छा, तो ये बात है, शुक्रिया। अभिमन्यु के माथे पर लकीरें पड़ गईं। वो मुंह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। क्रिस्टल ट्रायंगल काली धुंध में बदल गया और गायब हो गया। वहां देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे यहां भी कुछ हुआ ही ना हो। कबीर, शहर के उत्तर पश्चिम में एक बड़ा सा घर है ना? उसका मालिक कौन है? उसने ठंडे स्वर में सवाल किया। वहां? हाँ, है तो सही, गिरधर भान का घर है वहां, कबीर ने उत्तर दिया। उसने अभिमन्यु की आवाज में बदलाव देखा और कहा, मास्टर अभिमन्यु, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए वो चीज ला सकता हूं। राजकुमार वैभव ने आपको शहर में सबसे बड़ा अधिकार दिया है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो पूरे गिरधर भान के परिवार का सफाया करने के लिए गार्ड्स का इंतजाम करो। अभिमन्यु ने जवाब दिया। पर मास्टर, यह कहते हुए कबीर हैरान था। उसे पता नहीं था कि अचानक से अभिमन्यु को यह क्या हुआ। उस कमीने ने मेरी दोस्त को मार डाला, अभिमन्यु बहुत जल्दी से कह रहा था। ठीक है मास्टर, अगर आपके पास कोई सबूत है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं, कबीर ने थोड़ा रुकते हुए जवाब दिया। मैंने कहा कि उन्हें मार डालो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। कबीर ने अपने होठों को हिलाया तो जरूर, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। शाम को हमलावरों के एक ग्रुप ने गिरधर भान के घर पर हमला किया और हर उस व्यक्ति को मार डाला जिसे उन्होंने देखा। उनके नौकरों सहित पूरा गिरधर भान परिवार मार डाला गया। बाद में गिरधर भान के जो रिश्तेदार बच गए थे, जो शहर के अन्य क्षेत्रों में रह रहे थे, उन पर भी हमला किया गया। एक ही रात में दर्जनों लोग मारे गए। गिरधर भान का घर खून से रंगा हुआ था, लेकिन राज्य अधिकारी ने बोर्ड पर केवल यह कहते हुए नोटिस चिपकाया कि वो तो जांच करने आए हैं। नागरिकों को इस बात का अंदाजा लग गया था कि गिरधर भान ने शायद सत्ताधारी लोगों में से किसी को नाराज किया होगा, इसलिए राज्य अधिकारी ने भी इसकी जांच गहराई से नहीं की। इसके उलट उन्होंने तो ऐसा अभिनय किया जैसे कि वो जानते ही नहीं थे कि गिरधर भान नाम का कोई व्यक्ति है भी या नहीं, क्योंकि वे किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते थे। अगली सुबह गिरधर भान का घर, कई ग्रे घरों के बीच में आसमान नीला और साफ दिखाई पड़ रहा था। बादल धीरे धीरे वहां से गुजर रहे थे। बगीचे के किनारे हवा में थरथराते हुए लाल गुलाब के साथ कुछ सफेद गुलाब हिल रहे थे। हरी घास के ऊपर खून के धब्बे पड़े हुए थे, चारों तरफ बिखरे हुए थे। गुलाब और खून की सुगंध के साथ कुछ सड़न की गंध भी वहां फैली हुई थी। तभी एक चांदी की गाड़ी धीरे धीरे घर के प्रवेश द्वार पर रुकी। आखिर किसने मान्या का कत्ल किया? क्या अभिमन्यु उसके कातिल को ढूंढकर मान्या की मौत का बदला ले पाएगा? गाड़ी के अंदर से अभिमन्यु ने खिड़की खोली और घर की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें तेज और चमकदार लग रही थी। उसके शरीर के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अभिमन्यु ने शांति से बोला। गाड़ी के बगल में एक घुड़सवार सिपाही थोड़ा झुक गया। आपकी सेवा करना मेरा सम्मान है। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और खिड़की बंद कर दी। एक काम करो, मुझे राज्य अधिकारियों के पास ले चलो। मैंने उनसे सालों से बात नहीं की है। जी मास्टर, जैसा आप कहें, सिपाही ने सिर हिलाया। गाड़ी पूरी गति से सड़क पर उतरी और कई मिनटों के बाद क्षेत्र से निकल गई। अभिमन्यु, वापस स्वागत है आपका।
चक्रपाणी ने अभिमन्यु को कसकर गले लगाया। मैं उस समय को बहुत याद करता हूं जब तुम मुझसे मिलने आए थे। क्षमा करे, बहुत साल लग गए आने में प्रोफेसर। अभिमन्यु ने उन्हें वापस गले लगाया और कहकर मुस्कुरा दिया। अंदर आओ, अंदर आओ। चक्रपाणी घूमा और अभिमन्यु को अपने घर के अंदर ले गया। चक्रपाणी का वही पुराना वाला घर था। वह अभी भी उसी घर में रहता था जहां अभिमन्यु कई बार पहले आ चुका था। वे रीडिंग रूम में दाखिल हुए और बैठ गए। चक्रपाणी ने सेविका से 2 कप चाय लाने को कहा। दोनों ने कुछ देर के लिए बातचीत को रोक दिया और एक दूसरे को देखने लगे। क्या तुमने पहले ही सीमा तोड़ दी है अभिमन्यु? चक्रपाणी ने अचानक पूछा। हां प्रोफेसर, अभिमन्यु ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम एक सामान्य जादूगर बन चुके हो? चक्रपाणी ने पूछा। जी हां प्रोफेसर, अभिमन्यु ने कहा और सीधे चक्रपाणी की आंखों में देखने लगा। चक्रपाणी ने भी अभिमन्यु को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। कुछ सेकंड के बाद उसने एक रेशमी कपड़ा अपनी जेब से निकाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। बधाई हो मेरे बच्चे, बधाई हो तुम्हें। कुछ देर तक रोने के बाद चक्रपाणी थोड़ा शांत हुए। अभिमन्यु जानता था कि चक्रपाणी का सपना एक सामान्य जादूगर बनना था, लेकिन वो इसे हासिल करने में असफल रहे थे। चक्रपाणी अपने छात्र अभिमन्यु को सफलतापूर्वक सीमा को तोड़ते हुए देखकर बहुत खुश हुए। यह उनके लिए अपने सपनों को साकार करने का एक और तरीका था। चक्रपाणी ने अभिमन्यु को देखा, लेकिन उनकी आंखों के भाव से पता चला कि वो कुछ और ही सोच रहे हैं। ये वही इंसान हैं जिन्होंने अभिमन्यु को जादूगर स्टूडेंट बनने में मदद की थी। अभिमन्यु सफलतापूर्वक एक सामान्य जादूगर बन चुका था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभिमन्यु ने कितनी मेहनत की थी। अभिमन्यु अभी भी युवा ही था और आगे उसके लिए एक महान भविष्य उसकी राह देख रहा था। चक्रपाणी जानते थे कि उसे अभी एक बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है। तुमने जो कुछ भी हासिल कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें और मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन जादूगरों की पूरी दुनिया तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। चक्रपाणी ने नए जोश के साथ कहा। आपकी मदद के बिना मैं समुद्र के दूसरी तरफ कभी नहीं पहुंच पाता। आप ही मेरे सफल होने का कारण हैं। यह कहते हुए अभिमन्यु ने चक्रपाणी का हाथ पकड़ा और उनकी आंखों में देखा। उसने फिर से कहा, अपना ध्यान रखना प्रोफेसर। अगर आपको मेरी मदद की कभी भी जरूरत हो तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद मेरे बच्चे, धन्यवाद। चक्रपाणी ने कहा और एक गहरी सांस ली। फिर वो धीरे धीरे शांत हो गए। प्रोफेसर, ये वही जादुई किताब है जो आपने मुझे दी थी, अभिमन्यु ने कहा और अपने बैग से एक किताब निकाली। आपने इस किताब को मुझे उस दिन सौंप दिया था। आज मैं इसे इसके असली मालिक को वापस लौटा रहा हूं। चक्रपाणी ने ध्यान से किताब को पकड़ा और वापस बुक शेल्फ में रख दिया। अरे हां, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्या तुम किंजल से मिलना चाहते हो? अभिमन्यु ने हां में सिर हिलाया। जरूर, सालों पहले हमने एक दूसरे से बात की थी, तब वो गुस्सा होकर चली गई थी। अब कैसी है वो? बेटे क्या बताऊं मैं तुम्हें, उदय ने उसे धोखा दे दिया। उसके बाद से वो डिप्रेशन से पीड़ित है। दरअसल वो अभी सभी पुरुषों से नफरत करने लगी है। प्रोफेसर, क्या आप उसी उदय की बात कर रहे हैं? क्या आपने उसे खोजने की कोशिश की? अभिमन्यु ने कहा और परेशान चक्रपाणी को देखा। हां, मैंने उसे खोजने की कोशिश में कई साल बिताए, लेकिन अभी भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। चक्रपाणी ने बोलते हुए सिर हिलाया। अभिमन्यु ने हीरे के आकार की एक्सेसरी को अपने हाथ के पिछले हिस्से पर रगड़ा, क्योंकि उनकी आंखें फड़क रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है प्रोफेसर, मैं किंजल से बात करने के बाद उसका पता लगाने की कोशिश कर सकता हूं। बहुत अच्छे अभिमन्यु, बहुत अच्छे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
शायद किंजल अभी कहीं बाहर है, मुझे लगता है वो जल्दी ही वापस आ जाएगी, चक्रपाणी ने कहा। इन दोनों ने उसके बाद देश भर के हालात पर बात की। अभिमन्यु ने कई सवाल पूछे और चक्रपाणी ने एक एक करके उनका जवाब दिया। शरण साम्राज्य सलादीन साम्राज्य में चला गया। केवल कुछ लोग अभी भी वापस लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रमुख शहरों को पहले ही सलादीन ने जीत लिया था। शरण के शाही सदस्य गायब हो चुके थे और अधिकांश शरण प्रदेश सलादीन के उन योद्धाओं को भेंट में दे दिए गए जिन्होंने जीत में योगदान दिया था। उकसास साम्राज्य ने भी शरण साम्राज्य की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उन्होंने युद्ध के दौरान सलादीन साम्राज्य की सहायता की थी। उकसास साम्राज्य के सैनिकों ने तक्षशिला के रास्ते में हमला किया, क्या यह बात सच है? अभिमन्यु ने अंसाल मैदान पर हुई घटनाओं को याद किया। उनकी बातचीत काफी देर तक चलती रही। तब तक बाहर अंधेरा हो चुका था। अभिमन्यु को एहसास हुआ कि देर हो चुकी है। चक्रपाणी ने भी बाहर देखा। उन्होंने सिर उठाया और घड़ी की जांच की। उन्होंने कहा, अरे अब तो 10 बज चुके हैं, अब तुम कहां जाओगे रात में? मैं एक सेविका से तुम्हारे लिए एक कमरा साफ करवाने के लिए कहता हूं, तुम आज यहीं रुक जाओ। प्रोफेसर, मैं ठीक हूं। राजकुमार वैभव ने मेरे लिए पहले से ही एक जगह तैयार कर रखी है। आपका धन्यवाद, अभिमन्यु ने कहा और उठ खड़ा हुआ। प्रोफेसर, अभी मैं चलता हूं। अरे अभिमन्यु, रुको तो सही, किंजल अभी वापस आ गई होगी। क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहते? चक्रपाणी भी खड़ा हुआ और कहकर मुस्कुराया। अरे नहीं प्रोफेसर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे जरूर मिलूंगा। अभिमन्यु भी मुस्कुराकर कह रहा था। उसी वक्त किंजल ने बिना खटखटाए दरवाजा खोल दिया। अभिमन्यु ने मुड़कर किंजल की ओर देखा। किंजल ने रेड टाइट राइडिंग सूट पहना हुआ था। वो बिल्कुल अभिमन्यु की याद में उस महिला की तरह लग रही थी। उसकी त्वचा अभी भी सफेद और चिकनी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी घुड़सवारी करके लौटी है। अभिमन्यु को घर में देखकर किंजल हैरान तो हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उस हैरानी को आने नहीं दिया। मास्टर अभिमन्यु? किंजल ने अपने हाथों को थोड़ा मोड़ा। अरे किंजल, बहुत समय से तुम्हें देखा नहीं, तुम सही समय पर वापस आ गई। मैं शायद तुम्हारे लिए उदय को ढूंढ सकता हूं अगर तुम चाहो तो। यह कहते हुए अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु की बातें सुनकर किंजल ने कई बार अपनी आंखें झपकाई। तुम मजाक कर रहे हो ना, है ना? उसने सवाल किया और अपने चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ आगे बढ़ी। किंजल, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अभिमन्यु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। चक्रपाणी किनारे पर खड़ा रहा और कुछ नहीं कहा। वो खुश था कि अभिमन्यु उसकी प्यारी बेटी की मदद कर सकता है। किंजल, तुम घबराओ मत, मुझे अपना हाथ दो, अभिमन्यु ने धीरे से कहा। किंजल ने दरवाजा बंद कर दिया और सिर हिलाया। वो अभिमन्यु के पास आ गई और अपना दाहिना हाथ उठाया। अभिमन्यु ने किंजल की कलाई पर हल्का सा दबाव डाला। कुछ एनर्जी पार्टिकल्स अभिमन्यु के हाथ पर मुड़ गए और किंजल की नसों में घुस गए। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर ली और जांच करने लगा। किंजल शर्मा रही थी। उसके मन में एक अप्रिय भावना भी भर रही थी। वो अपना हाथ वापस छुड़ाना चाहती थी, लेकिन एक अजीब सी शक्ति ने उसे हिलने से रोक दिया। अभिमन्यु अपनी आंखें बंद किए वहीं खड़ा रहा, लेकिन किंजल को महसूस हो रहा था कि अभिमन्यु की एनर्जी उसके शरीर में घूम रही है। तुम चिंता मत करो किंजल, मैं उदय को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और किंजल को देखकर मुस्कुराया। काली धुंध के तार धीरे धीरे किंजल के शरीर को उसकी दाहिनी कलाई से छोड़ते हुए अभिमन्यु की हथेली में वापस लौट आए। प्रोफेसर, क्या आप मेरे लिए कमरा तैयार कर सकते हैं? मुझे कुछ जांच पड़ताल करने की जरूरत है, अभिमन्यु ने मुड़कर पूछा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आधे घंटे बाद अभिमन्यु चक्रपाणी के घर से बाहर निकल गया। किंजल और चक्रपाणी ने उसे चांदी की गाड़ी में चढ़ते हुए देखा।
कबीर वहां कई घंटों से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो थका हुआ नहीं दिख रहा था। गाड़ी धीरे धीरे घर के आसपास से गायब हो गई। चक्रपाणी और किंजल दरवाजे के पास खड़े थे और गाड़ी को चुपचाप निकलते हुए देख रहे थे। किंजल मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए उस धोखेबाज को लाने के लिए कुछ और लोगों को भेजूंगा, तुम चिंता मत करो। किंजल एक बात बताओ, क्या तुम अब भी उसे देखना चाहती हो? चक्रपाणी ने हल्के स्वर में पूछा। नहीं पिताजी, मैंने उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। किंजल ने दर्द भरी भावनाओं के साथ आह भरी। चक्रपाणी ने अपनी बेटी को देखा। वो जानता था कि उसकी उम्र की अधिकांश लड़कियों की तो शादी हो चुकी है और इधर एक मेरी बेटी है। चक्रपाणी ने लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे जो उस समय कहा था ना बेटी, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। अभिमन्यु तुम्हारे लिए अच्छी पसंद था। चक्रपाणी ने अपना सिर घुमाया और उस कोने को देखा जहां गाड़ी अब गायब हो गई थी। किंजल कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप सुनती रही। वो जानती थी कि अभिमन्यु का पद उसके पिता से भी बहुत ऊंचा है। राजकुमार वैभव ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो शहर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अगर अभिमन्यु चक्रपाणी का स्टूडेंट नहीं होता तो चक्रपाणी कभी भी उसकी मदद नहीं करता। 4 साल पहले जब उसके पिता ने अभिमन्यु के साथ उसकी शादी की बातचीत की थी तो वो एक अप्रिय तरीके से समाप्त हो गई थी। उस समय वो उदय को पसंद करती थी तो उसने अभिमन्यु से शादी के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन अभिमन्यु उसके प्रति अभी भी दयालु था क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता था। किंजल को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे अपने फैसले पर पछतावा है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वो जानती थी कि अभिमन्यु सिर्फ उसके लिए शहर में नहीं रुकेगा। घोड़ों, पहियों और चलते हुए सैनिकों द्वारा किए गए शोर को सुनकर अभिमन्यु ने गाड़ी से बाहर देखा। जिस गली से गाड़ी गुजर रही थी वो गली खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस इलाके में कोई रहता ही ना हो। अभिमन्यु ने लगभग आधे घंटे के बाद केवल एक आदमी को लोहे की रेलिंग के पास खड़ा देखा। गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे सिपाहियों ने अपने सर नीचे किए हुए थे। कोई एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहा था। आधी रात को कोई सड़क पर नहीं चल रहा था। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था। मुश्किल से आगे की सड़क पर कोई दिखाई दे रहा था। आखिरकार गाड़ी वैभव द्वारा मुहैया कराए गए घर के पास पहुंच गई। अभिमन्यु ने देखा कि कई लोग गाड़ी से कूदकर प्रवेश द्वार के पास सामने आकर खड़े हो गए। एक अधेड़ उम्र का आदमी, एक अमीर महिला और एक सुंदर युवक के साथ अभिमन्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। वे वहीं खड़े रहे और अभिमन्यु के गाड़ी से उतरने का इंतजार करने लगे। अरे चाची, आप यहां क्यों चली आई? मैं तो खुद जल्दी ही आपसे मिलने वाला था। अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कान थी। वो जल्द से उन तीनों के पास चला आया। यह अभिमन्यु की चाची रीना, अंकल रतन और चचेरा भाई नकुल थे। रीना की उम्र कम थी। वो वास्तव में अपने शरीर की देखभाल करने में अच्छी थी। वो आगे बढ़ी और अभिमन्यु को गले लगा लिया। बेटा, हम तो यहां सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि तुम ठीक तो हो। रीना धीमी आवाज में बोली। आप लोग बाहर क्यों इंतजार कर रहे हैं? आपको कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए था कि आप मेरी चाची हो। मैं अभी उनसे बात करता हूं। प्रवेश द्वार के पहरेदारों ने अभिमन्यु को उसके पास आते देखा तो तुरंत दरवाजा खोल दिया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, उन्हें दोष ना दो। हम तुम्हें वापस देखने के लिए बहुत बेचैन थे, इसलिए हमने यहां इंतजार करने का फैसला किया। रीना ने समझाया। चाचा रतन और नकुल अपने चेहरों पर गंभीर भावों के साथ बगल में खड़े रहे। दरअसल ये पहली बार था जब वे अभिमन्यु से मिल रहे थे। आखिरी बार जब अभिमन्यु शहर में था तब केवल उसकी चाची के पास खाली समय था। ठीक इसके बाद अभिमन्यु स्कूल चला गया, इसलिए उसे अपने चाचा और चचेरे भाई से बात करने का कभी मौका ही नहीं मिला। कबीर अभिमन्यु और उन तीनों को घर के अंदर ले गया।
बगीचे से गुजरते हुए उन्होंने छोटी सी बातचीत की और अभिमन्यु उनकी आंखों में अपने लिए प्रशंसा देख सकता था। हालांकि तीनों अभिमन्यु के रिश्तेदार थे, लेकिन अभिमन्यु को लगा कि वे उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। किसी ने रीना को बताया कि अभिमन्यु शहर लौट आया है, इसलिए उन्होंने पता प्राप्त करने के बाद इस घर के बाहर इंतजार किया। उन्होंने घर में प्रवेश किया और जाने से पहले अभिमन्यु के साथ थोड़ी देर बातचीत की। रीना ने कहा कि हम आपसे बाद में फिर मिलेंगे अभिमन्यु। अभिमन्यु को इस बात की चिंता नहीं थी कि वे क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जब तक वो जीवित रहेगा, उसके परिवार और उससे जुड़े लोगों का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उनके जाने के बाद अभिमन्यु ने अपना चेहरा धोया और अपने बेडरूम में चला गया। वहां कई तेल के दीपक रखे हुए थे जो दीवार पर जल रहे थे। मंद रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। कमरे के बीच में सफेद पर्दों से ढका लकड़ी का एक बड़ा सा पलंग था। अभिमन्यु बिस्तर के करीब चला आया। उसने देखा कि दो नग्न लड़कियां उस पर सो रही हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ है। उनके सुंदर चेहरे आकर्षक लग रहे हैं। अभिमन्यु बिस्तर के पास खड़ा हो गया और लड़कियों की तरफ देखने लगा। सुनो, उठो, अपने कपड़े पहनो और निकल जाओ। दोनों लड़कियों ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पीले पड़ गए। क्या अभिमन्यु प्रोफेसर चक्रपाणी से दोबारा कोई नया जादू सीख पाएगा? क्या अभिमन्यु किंजल के लिए उदय को ढूंढ पाएगा?